हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आज हम इसमें सॉल्व करेंगे सेक्शन ए को और सेक्शन बी को भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ सेक्शन सी को भी सॉल्व करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बार भी पूछा जाए। तो आइए इसका आंसर हम तुरंत देख लेते हैं फटाक से। तो आपके सामने है क्रोमोफोर की डिफिनेशन। क्रोमोफोर इसको बोलते हैं, क्रोमो का मतलब होता है कलर, फोर का मतलब होता है बियरिंग ग्रुप। ठीक है, क्रोमोफोर एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कलर को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमोफोर। ठीक है, तो क्रोमोफोर की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि जल्दी से कंप्लीट होने तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑक्सोक्रोम की। ऑक्सोक्रोम मतलब, ऑक्सो का मतलब होता है इंक्रीज, क्रोम का मतलब होता है कलर। ये क्या होते हैं कि ये सेल्फ जो होते हैं क्रोमोफोर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी क्रोमोफोर से जुड़ते हैं ये क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन चाहे जो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप लिखा गया है, कौन कौन से होते हैं लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए क्रोमोफोर दिया गया है। क्रोमोफोर से जब हमने क्या किया, जो हमारा ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप हमने अटैच किया, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ यहाँ पे देखिए इसका वेवलेंथ 270 नैनोमीटर था। अब ये किस वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है, पहले 255 नैनोमीटर था। ठीक है, बेंजीन जो हमारा क्रोमोफोर था, जैसे ही हमने इस पे क्या किया, क्रोमोफोर अटैच किया, तो क्या हुआ, इसकी जो है लैम्डा मैक्स जो है बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया हमने, तो इसको आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आया था, व्हाट इज एब्जॉर्बिटी। एब्जॉर्बिटी क्या होती है? एब्जॉर्बिटी उसको बोलते हैं फ्रेंड, जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी सैंपल में हम क्या करते हैं, उसको इंसिडेंट करते हैं, तो वहाँ पे कितना जो हमारा सैंपल है, कितने लाइट, कितने अमाउंट के लाइट को एब्जॉर्ब किया है, उसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्बिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, आपको डिफिनेशन में लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। द amount of incident radiation that is absorbed by the sample, तो इसी को बोल देते हैं हम एब्जॉर्बिटी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल इज कॉल्ड एब्जॉर्बिटी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तीसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आपको देखिए यहाँ पे सामने लिखा गया है, यहाँ से इसको आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को, राइट अबाउट हालो कैथोड लैम्प। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप तुरंत पहले करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए तुरंत। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने है हैलो कैथोड लैम्प, जो कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट में यूज होता है फ्लैम फोटोमेट्री में, सॉरी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो हमारा है हैलो कैथोड लैम्प जो होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका थोड़ा सा देख लीजिए, यह क्या होता है कि हमारा एक यहाँ पे लगा होता है हैलो कैथोड लगा होता है। ठीक है, हैलो कैथोड यहाँ पे लगा होता है, इसलिए बोलते इसको हम हैलो कैथोड लैंप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड साइड में ग्लास की स्लाइड लगी होती है और यहाँ पे हमारा एनोड लगा होता है, और इसके अंदर जो हमारा एक इनर्ट गैस भरी होती है, चाहे नियान भरी होगी चाहे आर्गन, और यहाँ पे हमारा एक क्वार्टज विंडो होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना, हालो कैथोड उसी मटेरियल का बना होना चाहिए जिस मटेरियल का हमें यहाँ पे जिस मटेरियल का हम एनालिसिस करना चाहते हैं। अगर मैग्नीशियम का करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम का हैलो कैथोड बना होगा, अगर आयरन का करना चाहते हैं तो आयरन का बना होना चाहिए। तो यहाँ से इसको आप थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आइए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल फेज जो हमारा एसपीएलसी होता है, इसमें जो हमारा मोबाइल फेज यूज होता है, मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर यूज होगा, नॉन पोलर यूज होता है। और जो हमारा स्टैंडरी फेज यूज होता है, यह हमारा पोलर यूज होता है। इसी का उल्टा इसमें है रिवर्स वाले में। ठीक है, इसमें जो हमारा मोबाइल फेज यूज होगा, यह हमारा पोलर यूज होगा। ठीक है, और हमारा जो स्टैंडरी फेज यूज होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर से पढ़ के जाना एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी क्या होती है, जिसको हम ईएम बोलते हैं। ईएम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी। तो यहाँ पे इसका जो होता है फार्मूला भी लिखा गया है, इसका फार्मूला भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन है, आपको जो जी वाला क्वेश्चन है ये आपको बताना है। आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं आएगा आपको, मैं आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। और जो हमारा व्हाट इज EDDY डिफ्यूजन है, इसको मैं अभी स्क्रीन पे दे दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा आई वाला, राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कटायन एंड अनायन एक्सचेंजर। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनायन एक्सचेंजर जो हमारे होते हैं, उसका एग्जाम्पल जो दिया गया है, यहाँ पे हमारा दिया है RNH3OH हमारा दिया है। यहाँ पे हमारा जो दूसरा है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग बेस अनायन एक्सचेंजर। और यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया अनायन एक्सचेंजर का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वीक एसिड अनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। अब देखते हैं हम कटायन एक्सचेंजर जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से। COOH है और SO3H है। अगर COOH ग्रुप रहेगा तो इसको बोलेंगे वीक एसिड कटायन एक्सचेंज रेजिन। अगर SO3H ग्रुप रहेगा तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, तो अगर इसकी पूरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पूरा ये सब के बारे में। तो अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एगारोज एंड पॉली एक्रिल एमाइड जेल। तो इनके बारे में थोड़ा लिखना है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो हमारा पॉली एक्रिल एमाइड होता है, इसमें जो होता है कि पोर साइज जो होती है स्मॉलर जो पोल साइज होती पोर साइज, ठीक है, इसमें स्मॉलर होती है। ठीक है, पहला देखना है। और इसमें क्या होता है कि लार्ज होती है, लार्ज पोर साइज। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा इसमें हो गया कि इससे हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट करते हैं और स्मॉल साइज डीएनए को। ठीक है, स्मॉल साइज डीएनए को सेपरेट करते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, डीएनए को भी सेपरेट करते हैं और आरएनए को भी सेपरेट करते हैं। और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में देखिए पहला हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, लिस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर अलॉन्ग विथ वेल लेबल डायग्राम। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट लिखे गए हैं। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो पहला हमारा रेडिएशन सोर्स में हमारा आता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप आता है, जीनान डिस्चार्ज लैंप आता है, मरकरी आर्क लैंप आता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड आता है वेवलेंथ सेलेक्टर। इसमें हमारा मोनोक्रोमेटर आता है। मोनोक्रोमेटर में हम यूज करते हैं प्रिज्म, ग्रेटिंग, ठीक है, स्लिट यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। फिर हमारा आता है सैंपल सेल, ठीक है, जिसको हम क्यूबेड बोलते हैं। फिर हमारा आता है डिटेक्टर। इसमें अलग अलग टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं, जैसे फोटो ट्यूब डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर और बैरियर लेयर डिटेक्टर। ठीक है, फिर आता हमारा रिकॉर्डर। ठीक है,
तो इतने हमारे सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, इन सभी का सेपरेट वीडियो बना है, आप वहाँ से जाके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइट सोर्स है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा लेंस है, ये फैली हुई लाइट को क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर के एक ही डायरेक्शन में डालने का काम करता है। फिर हमारा जो मोनोक्रोमेटर जो प्रिज्म लगा रहता है, ये क्या करता है कि जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट, इसको रिजॉल्व कर देती है। तो हमारा जो वेवलेंथ सेलेक्टर होता है, स्लिट जो होती है, एक ही प्रकार की लाइट को सेलेक्ट करके जो हमारा सैंपल रहता है उसमें इंसिडेंट करती है, ठीक है। तो फिर इससे जो हमारा डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर क्या करता है कि जो लाइट है, जो हमारी लाइट है, उसको डिटेक्ट करने का काम करके करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो हमारा डिजिटल डिस्प्ले होता है, जो हमारे रिकॉर्डर होता है, इस पे क्या करता है कि एक ग्राफ प्लॉट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगा लेते हैं कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो पहले जब भी आप लिखेंगे तो पहले इसमें लिखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको सभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन में मैंने बताया कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, ठीक है। तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप में यही होता है, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इसके अंदर जो हमारा होता है हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वह एक्साइटेड हो जाते हैं और यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीनॉन डिस्चार्ज लैंप भी है, ठीक है। यह क्या होता है कि इसमें दो जो इलेक्ट्रोड होते हैं थोड़ी दूरी पे लगे रहते हैं, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे लगे रहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये ग्लास या क्वार्टेज के बने होते हैं, ठीक है। इसमें जो जीनान गैस जो होती है 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसमें भरी होती है, ठीक है। जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि तो इसके जो हमारे जीनान के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड होके क्या करते हैं कि जो हमारे यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारा मरकरी आर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर क्या करता है कि किसी किसी भी एक इंटेंसिटी के लाइट को सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, फिल्टर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर दिया गया है, मोनोक्रोमेटर इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। तो प्रिज्म जो होता है यहाँ पे मोनोक्रोमेटर के रूप में यूज होता है। तो यहाँ से आप देख के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख के लिख सकते हैं। ग्रेडिंग भी है, ग्रेडिंग क्या करती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो दो टाइप के जो है ग्रेडिंग यूज होते हैं, एक डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, एक ट्रांसमिशन ग्रेडिंग यूज होता है इसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं सैंपल होल्डर की। सैंपल होल्डर जो हमारा होता है ग्लास का बना होता है, ठीक है। और ये जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। जब हम क्या नाम है, जब सैंपल होल्डर का यूज़ करेंगे उस पर कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, कोई फिंगर प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए। जब हम उसका यूज़ करने जाएं, एनालिसिस करने जाएं, तो ऐसा कुछ चीज़ें उस पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है कि जो लाइट है, जो लाइट सैंपल से जो ट्रांसमिट हुई है उस रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो पहले हमारा आता फोटोवोल्टिक जो है डिटेक्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैरियर लेयर डिटेक्टर बोलते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सभी की वीडियो पहले से ही बनी है, तो वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पे देखिए फोटो ट्यूब हमारा दिया है, फोटो ट्यूब को फोटो इमिशन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप समझ लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सेपरेट वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आपके सामने, आप डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, डबल बीम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामने जो है डायग्राम बना है, तो इस डायग्राम को आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में उसको हम देखते हैं, ठीक है। आप डायग्राम को यहाँ पे बना लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। आइए देखते हैं फ्लेम फोटोमेट्री भी
तो यहाँ पे फ्लेम जो फोटोमेट्री की डिफिनेशन लिखी गई तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लेम फोटोमेट्री किसको बोलते हैं आपको बता देता हूँ। फ्लेम यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए फ्लेम है, ठीक है, एक फ्लेम है। इसमें क्या करते हैं हम, जब किसी भी मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो मेटल जब इंट्रोड्यूस इसमें करेंगे तो उसको एग्जामिन करने का काम करता है कि कौन से टाइप का मेटल है, ठीक है, कौन से टाइप का मेटल है, तो उसको हम एग्जामिन करने के लिए फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री यूज टू एग्जामिन द इनऑर्गेनिक मेटल आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, इन सभी को पता करने के लिए हम फ्लेम फोटोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस फ्लेम में मेटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो अलग अलग जो हमारा फ्लेम है इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा सोडियम रहेगा, सोडियम को अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका जो कलर जो हमारा अलग कलर का हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा कलर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सोडियम रहेगा तो येलो कलर का हो जाएगा, पोटेशियम रहेगा तो वायलेट कलर का, वेरियम रहेगा तो हमारा लाइम ग्रीन कलर का, कैल्शियम रहेगा तो ऑरेंज कलर का, लिथियम रहेगा तो रेड कलर का, ठीक है। तो ऐसे कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आइए अब इसके प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल लिखा गया है, तो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इमिट लाइट इंटेंसिटी व्हेन द मेटल इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। जो मैंने बताया भी आपको वही लिखा गया है। द वेवलेंथ ऑफ कलर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। जो वेवलेंथ है और जो कलर है, ठीक है, जो मैंने कलर दिखाया है, ठीक है, अगर फ्लेम का कलर अगर चेंज हो जाता है उससे पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाती है। तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। सभी की जो नोट्स हैं टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूनिट सेकंड का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन ही बनाया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी बनी है। तो यहाँ पे इसको भी आपको इसी में लिखना है, ठीक है। अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारा सैंपल, ये हमारा क्यूबेट होता है, ठीक है, जिसमें सैंपल भरा रहता है, और यहाँ पे एक नेबुलाइजर लगा रहता है। फिर हमारा एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, ठीक है, एक बर्नर होता है जिससे हमारी फ्लेम निकलती है। यहाँ पे लेंस लगा रहता है जो मतलब कई साइड में जा रही लाइट को एक ही साइड में करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक स्लिट लगा रहता है। स्लिट क्या करता है, एक ही टाइप का लाइट को यहाँ पे मोनोक्रोमेटर पे गिराने का काम करती है। यहाँ जब मोनोक्रोमेटर पे लाइट गिरती है तो अलग अलग टाइप की लाइट जो होती है, अलग अलग कलर की टाइप यहाँ पे रिजॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा स्लिट लगा रहता है कि ये क्या करता है कि एक ही टाइप की लाइट को सेलेक्ट करने का काम करता है। एक ही टाइप की लाइट को सेलेक्ट करके डिटेक्टर के पास भेजता है। डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करके जो रीड आउट डिवाइस होती है उस पर दिखा देने का काम करता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें बारे में लिखा गया। पहले नेबुलाइजर, नेबुलाइजर क्या होता है कि यह क्या करता है, जिस इसमें हम गैस डालते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारा सैंपल लिक्विड सैंपल रहेगा उसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसी को बोलते हैं नेबुलाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के नेबुलाइजर यूज़ होते हैं, न्यूमेटिक नेबुलाइजर, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं बर्नर की। तो बर्नर, तो यहाँ पे बर्नर के बारे में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे टोटल कंजप्शन बर्नर यूज होता है, और प्रीमिक्स या बोल सकते हैं लैमिनार फ्लोर बर्नर जो होता है। ये दो टाइप के बर्नर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे बर्नर का जो डायग्राम बना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सैंपल को इस फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, H2 जो हमारा फ्यूल गैस है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा है, ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा फ्यूल है, ठीक है, जो हमने बताया सही, ये फ्यूल है। ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेंट यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हमारा आउटर चैम्बर है या इनर चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हम पता कर लेते हैं इसकी जो लाइट जब चेंज हो जाती है, इसका कलर जो फ्लेम का, तो उससे पता कर लेते हैं कौन से टाइप का हमारा जो है एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी प्रीमिक्स जो हमारा लैमिनार फ्लो बर्नर है इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका डायग्राम यहाँ पे बना है, ठीक है। इसकी नोट ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे सभी का मोनोक्रोमेटर के बारे में लिखे हैं तो यहाँ भी वही मोनोक्रोमेटर लिखना है, ठीक है। फिर डिटेक्टर हमारा आ गया, ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डिस्कस अबाउट
प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है, तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे HPLC जो हमारा दिया गया है, तो HPLC का फुल फॉर्म पहले लिखेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्रोमेटोग्राफी की डिफिनेशन देंगे। तो क्रोमेटोग्राफी किसको बोलते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दिया गया है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट की जिस सेपरेट करने के लिए जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दिया है, अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HPLC के बारे में। तो HPLC जो होती है कि एक एनालिटिकल टेक्निक है, इसमें जो हमारा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होता है उसका हम सेपरेशन जो होता है हाई प्रेशर यूज़ करके हम करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं HPLC बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। इट इज़ बेसिकली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन विच द लिक्विड मोबाइल फेज, इसमें जो मोबाइल फेज लिक्विड यूज होता है, मैकेनिकली पंप थ्रू द कॉलम डेट कंटेन स्टैंडरी फेज, स्टैंडरी फेज जो हमारा होता है यहाँ पे सॉलिड जेल यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एडवांटेज लिखेंगे, ऑलरेडी इसका वीडियो बना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टाइप भी लिखा गया है, कौन कौन सी टाइप होती है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फेज अभी आप 2 मार्क्स में भी देखे थे, तो यहाँ पे 2 मार्क्स वाला आपका डाउट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स फेज भी लिखा गया है। ठीक है, रिवर्स फेज HPLC, साइज एक्सक्लूजन HPLC, आयन एक्सचेंज HPLC। ठीक है, तो सभी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल जो है एडजॉर्प्शन और पार्टीशन पे काम करता है, जो हमारा HPLC क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी कुछ इसमें लिखनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा, पहले आप डायग्राम बनाएंगे तब एक एक के बारे में लिखेंगे। तो पहले आप मोबाइल फेज के बारे में लिखेंगे। ठीक है, मोबाइल पेज कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा लेना है। ठीक है, फिर पंप हमारा दूसरा आता है। ठीक है, डायग्राम में पंप ही बना है, तो पंप के बारे में लिखेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर आगे फिर लिखेंगे सिंपल इंजेक्टर। तो सिंपल इंजेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिंपल इंजेक्टर के बारे में थोड़ा लिखेंगे। फिर कॉलम क्या होता है, कॉलम में स्टैंडरी फेज भरी होती है, कौन कौन से कॉलम यूज करते हैं। तो कॉलम 2 टाइप का यूज करते हैं, गार्ड कॉलम, एक HPLC कॉलम। तो यहाँ पे गार्ड कॉलम और HPLC कॉलम दोनों का डायग्राम के साथ बना है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या है। आगे इसमें दिया है डिडक्टर क्या होता है। ठीक है, डिडक्टर के बारे में कौन कौन सा डिडक्टर यूज़ होता है HPLC में। और हमारा दिया है डाटा कलेक्टर डिवाइस। ठीक है, तो डाटा कलेक्टर डिवाइस के बारे में, जो डाटा को कलेक्ट करता है। एप्लीकेशन दिया है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन दिया गया है इसमें। ठीक है, और एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक, फॉरेंसिक में क्या है इसका एप्लीकेशन है। फूड एंड फ्लेवर में इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन इन क्लिनिकल टेस्ट। ठीक है, तो यह भी दिया गया है। और देखिए मैंने यह भी बताया था जब मैंने लेक्चर ले रहा था इसका, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसमें, तो यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे गए हैं, इसको भी लगे हाथ देख लीजिए। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं, सेक्शन बी भी हमारा एंड हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आया था पहला हमारा इसमें आता है बीर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना, इसका डेविएशन और इसका एप्लीकेशन भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हील लैम्बर्ट लॉ लिखा गया है। ठीक है, व्हील लैम्बर्ट लॉ, तो पहले दिखा देते हैं कैसे कैसे हुआ था क्या। व्हील लॉ ने बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, मतलब एब्जॉर्बेंस जो होता है कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हमारा जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी लाइट की बढ़ेगी। ठीक है, ये बीर ने कहा था। और लैम्बर्ट ने कहा था कि जो हमारा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यक्स के। यक्स मतलब होता है पाथ ऑफ मीडियम। अगर हमारा जो है पाथ ऑफ मीडियम बढ़ेगा तो हमारा एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा एक फार्मूला मिलता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स सी। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला मिल रहा जिसको हम बोल दिए बीर्स लैम्बर्ट्स लॉ बोल दिए। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं डेरिवेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन देख लीजिए। पहले
यहाँ पे इसकी देख लीजिए, व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड through a homogeneous absorbing medium, the rate decrease in intensity of light with thickness of the medium is directly proportional to the intensity of इंसिडेंट लाइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी जो लिखा गया इसी के अनुसार हमारा ए मिला है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा इंटेंसिटी को अगर हम एक साइड करते हैं तो यहाँ पे एक साइड देख लीजिए कर लिए हैं, हम इंटेंसिटी को इधर कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारी इंटेंसिटी एक और हो गई तो इसको हम इधर भेज दिए हैं, तो यहाँ पे वही हुआ है। यहाँ पे क्या क्या है ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं आई नॉट टू आई एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब इसका इंटीग्रेशन होने के बाद हमारा ए मिला, अब क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाना। माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर ले गए हैं। ठीक है, तो हमारा यह प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, आपको पता है मैथ में पढ़े होंगे 2.303 लॉग का मान होता है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। फिर ठीक है, फिर आपको पता है कि जो हमारा, अगर इसको हम क्या करेंगे, जो 2.303 है इसको हम ले जाएंगे इधर तो के अपान में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के अपान 2.303 हो गया है। ठीक है, तो आपको पता है, आप पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमारा जो होता है लॉग आई नॉट अपान आई होता है। ठीक है, और जो हमारा के अपान 2.303 जो इसके इक्वल टू हमारा अपसाइलन होता है। सी को सी रहने देंगे और यक्स को हम यल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर पुट कर देंगे वही सब, तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई, इसको आप देख लीजिए। अब इसका डेविएशन भी यहाँ पे लिखा गया है, इसके डेविएशन को आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसकी सेपरेट वीडियो बनी, यहाँ पहुँच जाके देख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव निगेटिव दो डेविएशन होते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉजिटिव डेविएशन सेकंड हमारा आता है निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसको भी आपने देख लिया। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन लिखे गए हैं, तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पे लिखना कंपेयर द वर्किंग ऑफ आई आर एफ टी आई आर। ये पहले था, अब नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो आई आर इसको भी आपने पहले देख लिया है। ठीक है, आई आर की वर्किंग अभी मैं आपको बाद में थोड़ा दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा अगला दिया है फ्लोरोमेट्री। इसका प्रिंसिपल लिखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम बना है। फिर जैसे आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, रेडिएशन सोर्स, ठीक है, मोनोक्रोमेटर क्या होता है, तो सभी चीज़ें इसमें भी वैसे ही सेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखेंगे। तो रेडिएशन सोर्स में हमारा इसमें मरकरी वेपन लैंप यूज होता है, मरकरी आर्क लैंप यूज होता है, टंगस्टन लैंप यूज होता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे फिल्टर और मोनोक्रोमेटर यूज होता है, तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, इसमें सिंपल सेल जो होता है, सिंपल सेल जो होता है यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया। डिडक्टर जो उसमें यूज़ होता था, इसमें भी वही यूज़ होता है, सेम एकदम लिख देना आपको। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे लिख सकते हैं, सेम उसी तरह है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सेम वही बना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एप्लीकेशन भी इसका लिखना था, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपके सामने है। तो इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही आसान है एप्लीकेशन, तो इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डी वाला दिया गया है। यहाँ पे बताना है एक्सप्लेन प्रिंसिपल मेथडोलॉजी विथ एप्लीकेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 से बार बार आता है। तो यहाँ पे देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दिया गया है। ठीक है, इसका मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आपको बोर्ड पे भी पढ़ाया है
और वैसे भी मैंने नोटबुक में भी देख के इसको बताया था, आप वहीं जाके इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, आप वहीं पे जाके देखेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एकदम अच्छे से मैंने बोर्ड पे जो वीडियो बनाया है वो वाला ज़रूर से आप देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सभी चीज़ें, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, तो आपको वहीं से देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको वीडियो जो है बनाया, आप वहीं पे जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। आयन एक्सचेंज रेजिन भी देखिए, आयन एक्सचेंज रेजिन कौन कौन सा होता है ये भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो सभी की मैंने वीडियो बनाई है पहले से ही। ठीक है, नोट्स भी अपलोड है, तो नोट्स भी देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो जब मैंने बनाया था तो ऐसे बताया था, तो इसको जाके आप देखेंगे तो यही मिलेगा। ठीक, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। तो इसको यहाँ से लिख लीजिए आप सब। लोगों का कमेंट कर रहे थे कि मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करा दीजिए, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो सभी चीज़ें के बारे में पूरा बता नहीं सकता क्योंकि नहीं तो टाइम जो है कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे पूरे अगर एक्सप्लेन करें तो। ठीक है, टोटली जितना भी क्वेश्चन है अगर टोटली एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोर्सिस, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक विद देयर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। बहुत ही बड़ा है ये तो। ठीक है, तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोर्सिस भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोर्सिस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोर्सिस यहाँ पे देख लीजिए सामने आपके है इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, फोर्सिस का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज का सेपरेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस बोलते हैं। तो इसकी भी वीडियो ऑलरेडी बनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम निगेटिव चार्ज का सेपरेशन करते हैं तो उसको एना फोर्सिस बोलते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन करते हैं उसको कैटोफोर्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रिंसिपल पे लिखा गया है। प्रिंसिपल में यही लिखना है आपका, जैसे यहाँ पे आपको पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपके पास ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज भी है, ढेर सारे निगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब इसका सेपरेशन करना है तो हमने यहाँ पे एनोड फिट कर दिया, कैथोड फिट कर दिया, और इससे इन दोनों से एक हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया। ठीक है, एक हमने सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब हमारे जो निगेटिव चार्ज वाले जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये हमारे एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे, और हमारे जो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो हमारे कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टेक्निक जो है, अलग अलग इलेक्ट्रोफोर्सिस है। पहले हमारा आता है पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस। पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेपर का हम यूज करके इसमें क्या करते हैं, चार्ज का सेपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो हमारी जो होती है ग्लास की ट्यूब होती है, एक ये ट्यूब हो गई, एक ये। इसमें क्या होता है, बफर सॉल्यूशन भरा रहता है, और इसमें क्या करते हैं, पहले हम एक पेपर लेते हैं, पेपर को पहले बफर सॉल्यूशन में डिप करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, इस पर सैंपल अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिक्सचर जो होता है हमारा उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एनोड लगा देते हैं, कैथोड लगा देते हैं, इससे हम एक पावर सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पावर सप्लाई जब करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा मॉलिक्यूल्स, ये हमारा कैथोड की तरफ मूव करेगा, और हमारा जो निगेटिव वाला चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स रहेगा एनोड की तरफ मूव करेगा। इस तरह हमारे चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सभी चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सब लिख सकते हैं। तो हमारा अगला आता है जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या करते हैं कि जो डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है इसका सेपरेशन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या करते हैं हम कि जेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जेल का यूज़ करके हम डीएनए आरएनए प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। इसमें हम पॉलीक्रिलेमाइड और एगारोज जेल का यूज़ करते हैं। अभी 2 मार्क्स में भी पूछा गया था, मैंने वहाँ पे बताया था।
ठीक है। पॉलीक्रिलेमाइड जो होता है इसका जो होता है पोर साइज जो होता है स्मॉलर होता है, अगर वो जेल का जो पोर साइज होता है लार्ज होता है। इससे हम डीएनए आरएनए को सेपरेट करते हैं, इससे हम प्रोटीन और स्मॉलर साइज डीएनए को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे इसका पूरा डाटा लिखा गया है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी जो वीडियो है बनी है। ठीक है, पहला इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट होती है, प्लेट में हम क्या करते हैं एगारोज जो होता है, एगारोज जो सॉल्यूशन होता है इस प्लेट में हम पोर करते हैं। पोर करने के बाद पूरा फैला देते हैं। फैलाने के बाद इसमें जो होती कम हमारी कम को इसमें पुश करते हैं। पुश कर देते हैं तो वेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वेल लाइक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, जो हमारा डीएनए का सेगमेंट होता है उस बेल में उसको लोड करते हैं। लोड करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लोड करने के बाद यहाँ पे एक एनोड लगा देंगे, कैथोड लगा देंगे। कैथोड एनोड को क्या करेंगे, एक बैटरी जो होती है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे डीएनए होंगे ये हमारे एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे। इसलिए मूव करेंगे डीएनए क्योंकि डीएनए के पास निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। इसलिए क्या करते हैं ये हमारे एनोड की तरफ ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इसका लिखा गया है, इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कैपिलरी का यूज़ करते हैं चार्ज के सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे क्या होता है कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बता देते हैं। यहाँ पे दो हमारा बफर टैंक होता है। बफर टैंक में हमारा बफर सॉल्यूशन भरा होता है। इसमें क्या करते हैं हम एक कैपिलरी लगा देते हैं। कैपिलरी से एक साइड पे हम डिडक्टर लगा देते हैं, एक साइड पे हम क्या करते हैं सिंपल जो हमारा सैंपल होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं एक एनोड लगा देते हैं, कैथोड लगा लेते हैं, दोनों की फिट कर देते हैं हम एक बैटरी सप्लाई से। अब क्या करेंगे, जो हमारे सैंपल में जो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो हमारे कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिव वाले चार्ज वाले मॉलिक्यूल रहेंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरह हमारे चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, इसका भी एप्लीकेशन लिखना चाहते तो यहाँ से एप्लीकेशन इसका लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था राइट अबाउट द प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। यूनिट 3 का यह क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है, या टीएलसी पे पूछेगा या पेपर क्रोमेटोग्राफी या इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, यूनिट 3 से। तो टीएलसी देखिए पूछा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पूछ लिया। तो आइए टीएलसी के बारे में देखते हैं। इसकी भी सेपरेट वीडियो बनी है। ठीक है, इस पर भी काफ़ी व्यू आए हैं इस वीडियो पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको देख लीजिए। तो थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी उसमें जो मोबाइल फेज होता है लिक्विड यूज होता है, और स्टैंडरी फेज हमारा सॉलिड यूज होता है। इसमें सिलिका जेल हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करते हैं, हमारा जो सिलिका जेल है ये हमारा सलरी के फॉर्म में होता है। इसको क्या करते हैं, हम एक ग्लास की प्लेट के ऊपर क्या करते हैं पोर कर लेते हैं। पोर करने के बाद पूरा ऐसे फैला देते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं, इसको सूखने के लिए रख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद क्या करते हैं, इस पर एक हमारा इस सैंपल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सैंपल को अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, इसके पहले ये भी जान लीजिए कि हमारा जो ये प्लेट होता है ग्लास की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, जो हमारा मोबाइल फेज होता है इसमें ला के हम इसको ऐसे डाल देते हैं। हम जब इसमें ला कर डालेंगे तो यह हमेशा जो हमारा लाइन है ये लाइन डूबनी नहीं चाहिए इस मोबाइल फेज में। ठीक है, यह ऊपर ही रहना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ऊपर ही रहना चाहिए इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊपर ही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है यह सैंपल क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ग्रेविटी के अगेंस्ट जो होता है मूव करने लगता है। तो अलग अलग टाइप के विजुअलाइजिंग एजेंट यूज़ करके हम जो हमारा सैंपल है इसको हम पता लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा गया है। ठीक है, प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया वही सेम लिखा गया है। इसकी मेथोडोलॉजी, पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडरी फेज, स्टैंडरी फेज का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मोबाइल फेज को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे टीएलसी को। टीएलसी को प्रिपेयर कैसे हमने किया था, सैलरी को यहाँ पे अप्लाई करके। तो वही जो मैंने बताया वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो फिर सैलरी को जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 मेथड से करते हैं, पोरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग और स्प्रेडिंग मेथड, 4 मेथड से करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी,
ठीक है। एक्टिवेशन कब होता है कि जब हम क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद क्या कर देते हैं, जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए रख देते तो वह एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, सैंपल को क्या करेंगे, लाइन ड्रा करने के बाद सैंपल को अप्लाई करेंगे माइक्रो पिपेट की हेल्प से। फिर क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टैंक, टैंक को डेवलप करेंगे। ठीक है। डेवलप करने के बाद क्या करेंगे, इस जो हमारी प्लेट है, 3 लेयर प्लेट है, इसको लाके इसमें डालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 सेंटीमीटर ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे क्या आगे हमारा दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स। ठीक है। डेवलपमेंट टेक्निक्स कौन कौन सा यूज करते हैं, फिर हमारा डिडक्टिंग और विजुलाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं सैंपल को जानने के लिए। फिर हमारा आता है RF वैल्यू। ठीक है। RF वैल्यू क्या होती है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से जान लेना है। ठीक है। डिस्टेंट ट्रैवल बाई सॉल्यूट और डिस्टेंट ट्रैवल बाई सॉल्वेंट। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम RF वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी थोड़ा एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप जरूर से लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है। तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है राइट नोट्स ऑन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोर्सेज। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेज मैंने अभी आपको बता दिया था, वही आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम IR हमारा छूटा था, तो IR को भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, IR की डिफिनेशन लिखेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनेशन लिखेंगे। इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इससे क्या करते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। अब आप इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे हुआ है, तो यहाँ पे IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा गया है। तो यहाँ पे पहला हमारा सोर्स ऑफ लाइट 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन वाले जो वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है। तो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सभी के बारे में लिखा गया है, सभी की वीडियो बनी है। ठीक है। आप देख लीजिए, यूनिट 2 वाला जरूर से आप देखिएगा, क्योंकि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर आते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ से ज़रूर से इसको देखना है। ठीक है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने यहाँ से पेंसिल से बनाई है। ठीक है। इसको पेंसिल से जो बनाया है आपको दिख रहा होगा, आप यहीं से इसको देख लीजिए, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे हुआ है, इसको आप यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं, सभी के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। वही सब चीज़ें हैं, मोनोक्रोमेटर, प्रिज्म। ठीक है। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रिज्म हमेशा इसमें साल्ट की बनी होगी। ठीक है। जो सैंपल होल्डर है वह भी साल्ट का बना होगा, क्योंकि साल्ट जो होता है IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए साल्ट का बना होता है। ठीक है। अगर क्या नाम है, अगर हमारा ग्लास का बना होता है, ग्लास क्या करता है कि IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, सभी को यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसकी नोट से जो पूरी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी ट्रिक फार्मेसी के। ठीक है। तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो और दोस्तों से अगर शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर ज़रूर से करें। तो यहाँ पे जो डिडक्टर यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वोलोमीटर और ग्लायल सेल है। ठीक है। तो इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है। ये थर्मोकपल रिसेप्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन तो ज़रूर से 2 मार्क्स में आना ही आना है, तो एप्लीकेशन भी आपको ज़रूर से जानना है। तो यहाँ पे हमारा यह भी एंड हो गया। तो पूरा हमारा जो हमारा क्वेश्चन पेपर है सॉल्व हो गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा यहाँ पे सभी सेक्शन कंप्लीट हुए। तो कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट में बताना है ज़रूर से। ठीक है। कैसा लगा और आप कैसा वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।